जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएं। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण जो पौधे या जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो स्वपोषी मतलब जो अपना स्वयं बनाते, स्व मतलब अपना, पोषण मतलब पोषण, भोजन लेना, ग्रहण करना, उसका उपयोग करना। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाता है स्वपोषी। और इसमें आते हैं हरे पौधे। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण में आप चाहें तो प्रकाश संश्लेषण को भी ऐड कर सकते हैं, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा, विषमपोषी पोषण क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि विषमपोषी पोषण कहलाता है, जैसे समस्त जंतु, कवक, बैक्टीरिया आदि। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। विषम पोषी हम लोग हो गए, जानवर हो गए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, या तो पूर्ण रूप से आश्रित रहेंगे या आंशिक रूप से आश्रित रहेंगे, उसे हम कहेंगे विषम पोषी पोषण। चलिए आगे देखें। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ, तो ये तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ ऑक्सी, अनऑक्सी और ऑक्सीजन के अभाव में तीन प्रकार की स्थितियां आपको बतानी है। ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये हो गया पहला, कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, पायरुवेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। ऑक्सीजन की ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में ऊर्जा निकलेगी। यहाँ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, यहाँ 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 एटीपी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। और तीसरी एक और स्थिति होती है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में, यहाँ बनता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा निकलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, तीनों, एक ऑक्सी, दूसरा अनऑक्सी और तीसरा जो है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सी में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, अनऑक्सी में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक शब्द याद करना है, एमाइलेज एंजाइम। हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, मतलब ये भोजन के पाचन में सहायक है लार। एक और काम है लार का, यह भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है। तो यदि पूछा जाए तो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, चिकना, लसलसा, एमाइलेज एंजाइम, और इसी के आधार पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल, मृदा से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से, और क्लोरोफिल पौधों में ही रहता है। तो इस तरह से चार चीजों की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इन चारों चीजों को आपको बता देना है कि पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में निकली ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। मतलब एटीपी कैसे बनता है? एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी बनता है। पहली चीज, यह ऊर्जा मुद्रा है। यह एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, आईपी, दोनों मिलते हैं, एडीपी और आईपी, और क्या बनता है? एटीपी बनता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। रक्तदाब क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है?
रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है और इसे स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम और कार्य लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन कहते हैं, सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। वृषण से टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो ये ग्रंथियों के नाम और इनसे स्रावित हार्मोन के नाम और इनके कार्य अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चार पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिकम। ये चार नाम याद करिएगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिकम। ये तीनों का काम लगभग एक जैसा है, चौथे का काम थोड़ा सा अलग है। ये तीनों क्या करते हैं? वृद्धि में सहायक है। किस में सहायक है? तीनों एक कॉमन इनका कार्य है, वृद्धि में सहायक है, लेकिन थोड़ा सा और चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ऑक्सिन कहाँ होता है? तने के अग्रभाग में, टिप में, सबसे ऊपर वाले भाग में यह बनता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन क्या करता है? बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है, पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है, ये भी वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन क्या करता है? यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है एवं उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, जैसे फल एवं बीज। ये तीनों ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि से रिलेटेड है, वृद्धि में सहायक है। और एब्सिसिक अम्ल जो है, यह वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, इसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। मस्तिष्क का चित्र आ सकता है, तो ये मस्तिष्क का चित्र बनाइएगा। तीन भाग इसमें हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और ये अग्र मस्तिष्क। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब कार्य देखते हैं, मानव मस्तिष्क के कार्य भी आ जाते हैं। तो यदि सिर्फ मानव मस्तिष्क का कार्य आपसे पूछा जाए तो इनको आप इनमें से किसी को भी सीरियल से लिख दीजिए। लेकिन यदि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क का पूछा जाए तब फिर आपको अलग अलग लिखना होगा। अग्र मस्तिष्क क्या करता है? सोचने, विचारने और बुद्धिमत्ता का केंद्र अग्र मस्तिष्क है। यह सुनने, सूंघने, देखने, स्पर्श की संवेदना का केंद्र है। यह भूख प्यास की संवेदना को भी नियंत्रित करता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। जितनी होशियारी है सब अग्र मस्तिष्क से है। सोचने, विचारने, सीखने और बुद्धिमत्ता का केंद्र है, भूख प्यास का भी केंद्र है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? दृष्टि एवं श्रवण, देखने और सुनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है? सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन, उल्टी, पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। यह अंग विन्यास और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। आप सीधे खड़े होते हो, ये किसके द्वारा होता है? पश्चिम मस्तिष्क। तो सोचना, विचारना, सीखना, देखना, सुनना, लार आना, ब्लड प्रेशर, उल्टी, शारीरिक संतुलन, ये सभी कार्य किसके हैं? मस्तिष्क के। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप जो चाप बनता है वो प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब प्रतिवर्ती क्या है? क्रिया क्या है? वह अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में मेरुरज्जु भाग लेती है। जैसे जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एकाएक अपना हाथ हटा लेते हैं, यह है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। प्रतिवर्ती क्रिया में आप याद रखिएगा कितने अंग भाग लेते हैं। सबसे पहला तो ग्राही अंग हो गया, तो पहला लिखिए ग्राही अंग आप। दूसरा, ग्राही अंग से कोई संदेश लेके जाएगा, वो है संवेदी तंत्रिका कोशिका
या सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है। तो पहला ग्राही अंग से मान लीजिए आपके हाथ में गर्म महसूस हुआ, आपने गर्म चीज छू लिया, तो एक्सेप्ट कौन किया उसको, ग्राह कौन किया उसको, हाथ ने, उसकी मांसपेशियों ने ग्राह किया, उसको ग्रहण किया, तो ये हो गया ग्राही अंग। अब ग्रहण करने के बाद, महसूस करने के बाद उसको लेके कौन जाएगा, उस संवेदना को लेके जाएगा कौन, संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका कहाँ लेके गया, मेरुरज्जु में, ये मेरुरज्जु में पहुंच गया। तो तीसरा अंग कौन सा हो गया, मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु से कुछ संदेश आएगा कि अब करना क्या है, तो ये संदेश लेके कौन आएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन कहलाता है ये, मोटर न्यूरॉन। ये यहां से संदेश लाया, और संदेश कहां लाएगा, संदेश उस अंग में लाएगा जिसको कार्य करना है, वो हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है। तो कार्यकारी अंग में वो संदेश लेके आएगा कि अब आपको ये करना है। ये काम बहुत ही कम समय में होता है, बहुत ही कम समय में होता है, और यही कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। और इसके फलस्वरूप ये जो चाप बना, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में कितने अंग भाग लिए, पहला ग्राही अंग, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर मेरुरज्जु के बाद मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद आ गया आपका ये कार्यकारी अंग। तो 1 2 3 4 और 5 अंग इसमें भाग लेते हैं। मानव पाचन तंत्र का चित्र तैयार कर लीजिएगा। चित्र में ध्यान रखिएगा, चित्र आपका चाहे जैसा भी बने, हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है कि बिल्कुल वैसा ही चित्र बना लेगा, लेकिन आप चित्र चाहे जैसा बनाएं लेकिन नामांकन सही करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायाफ्राम दिखाना चाह रहे हैं तो आपकी लाइन जो है वो डायाफ्राम पर ही आकर रुके। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं डायाफ्राम और आपकी लाइन आ गई है अमाशय तक। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। डायाफ्राम हो सकता है बनाने में आपसे सही ढंग से ना बने, वो चल जाएगा, लेकिन नामांकन सही होना चाहिए। यदि आप बता रहे हैं कि ये एकृत है तो आपकी लाइन एकृत पे ही आके समाप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लिख रहे हैं यकृत और ये वाली लाइन आ जाए यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला, मानव श्वसन तंत्र भी तैयार कीजिएगा। बहुत जरूरी है श्वसन तंत्र तैयार करना। ये श्वसन तंत्र के लिए ये इस तरह से एक ये, और यहाँ से इसको दो भागों में बांट दीजिए। यहाँ पर बना दीजिए 2 लंग्स, और वहां लिख दीजिए क्या क्या है ये, श्वसनी, श्वसनिका, कोपिका कोश। ये नेफ्रॉन की संरचना भी जरूरी है बनाना। नेफ्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसे जरूर बनाएं, तैयार करें, प्रैक्टिस करें। कहाँ क्या होता है, ये यहाँ पर है ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क धमनी। इसको अच्छे से तैयार कर लें, इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण के लिए क्या करेंगे, अमीबा की कोई संरचना नहीं होती है, चाहे जैसा बना दें आप। बनाना इसी तरह से, जैसा का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे, मतलब इसी तरह से होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आपने ऐसा बनाया है तो ये यहीं पर होना चाहिए, ये दूसरी जगह भी हो सकता है। तो आप इसको बनाएं। पहला अमीबा बना दीजिए, एक खाद्य कण, एक छोटा सा कण, इसका भोजन ला के रख दीजिए बाहर। अब क्या करेगा, ये धीरे धीरे इसको खाने के लिए आएगा। खाने के लिए आएगा तो ये अपना चोंच निकालेगा। इसे चोंच नहीं कहेंगे, ये कहलाता है पादाप या कूटपाद, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये इस तरह से निकलेगा, और निकलने के बाद धीरे से ये जो खाद्य कण है ये कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, एनगल्फ कर लेगा ये इसे। और इसको अंदर लेने के बाद अब ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये अंदर चला गया। तो ये अमीबा में पोषण का चित्र, नामांकित चित्र आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा। बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। यह है न्यूरॉन। न्यूरॉन का चित्र भी तैयार कर लीजिएगा। हालांकि लास्ट ईयर आया है, फिर भी तैयारी अपनी रखिए। बहुत ही सरल चित्र है ये, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। केंद्रक, कोशिकाकाय, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, मात्र इतने ही नाम इसमें एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। इतनी आप तैयारी अच्छे से कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि आप लिखें कैसे। उसमें एक मेरिट होल्डर स्टूडेंट की कॉपी
भी मैं आपसे शेयर करूंगा स्क्रीन के माध्यम से, और उसके माध्यम से हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से लिखना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। इस पर भी एक अलग से डिस्कशन होगा। देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।